नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर राजस्थान राज्य व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और उनमें हमने कई चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हम देख रहे थे और लगभग आधे से ज़्यादा आर्टिकल 243C तक हमने उसमें आर्टिकल देख लिए थे और ये भी देख लिया था कि पंचायती राज संस्थाएं राजस्थान में किस प्रकार से आई और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम ये देख लेते हैं कि एक बार उसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं था। कि हमने यहाँ से शुरू किया था कि पंचायती राज संस्थाओं का जो विकास है वो कैसे कहाँ से शुरू हुआ। तो वो ये है कि इसका स्थानीय सुशासन का जनक जो है उसको लॉर्ड रिपन को कहा जाता था और नगर पालिका जो प्रथम बार स्थापित हुई माउंट आबू में 1964 में 1964 में हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं का जो संवैधानिक और वैधानिक आधार प्रदान किया गया, वो सबसे पहली जो ग्राम पंचायत थी बीकानेर थी, जिसे 1928 के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत बनाई गई थी। आगे इसमें कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया। स्थानीय सरकार की राज्य सूची के 5th विषय में इस बात का उल्लेख है कि सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया जाएगा। आगे कि प्रथम राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं का आरंभ हुआ वो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले के बगदोरी तहसील में 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज संस्थाएं देखी गई। फिर आगे कि इनका संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से ये आ नहीं पाया था। इस वजह से संवैधानिक आधार 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली इसको? 20 अप्रैल 1993 को। इसमें संपूर्ण क्रियान्वयन 24 अप्रैल 1993 को हुआ और राजस्थान में इस कानून का क्रियान्वयन इसके 1 साल बाद 1994 में कर दिया गया। नेक्स्ट हमने देखा था इसमें कि इसका प्रावधान जब अगर संविधान में जोड़ा तो कौन से भाग में जोड़ा, तो भाग 9 में इसके भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें 29 विषय रखे गए। 11वीं अब क्वेश्चन आ जाएगी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत वाले भाग में कितने विषय उल्लेखित किए गए हैं या कितने विषयों के बारे में बताया गया है, तो वो 29 विषय ऐसे हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। पंचायत राज संस्थाओं की प्रावधान अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ये मैंने कल भी बता दिया आपको कि 16 आर्टिकल्स इसमें हैं। 16 आर्टिकल्स जो हैं वो पंचायत के बारे में हमें बताते हैं। पंचायत राज संस्थाओं पर महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी बनी? अब डायरेक्ट तो बननी गई थी पंचायती राज संस्थाएं, उनके लिए समितियां बनी, गठन हुआ, कार्य प्रक्रिया बताई गई, उनके पावर्स बताई गई। तो वो किसने किया? ये अनेक कमेटियां बनी। उनमें से पहली जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में इस बात को बताती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए और इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं की सिफारिश की। त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये 3 स्तरीय समितियां किसने बताई हमारे पास? बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कब आई थी? 1957 में। आगे देखते हैं कि इनके बाद आई अशोक मेहता समिति, उनके 20 साल बाद यानी 1977 में। तो इसमें क्या किया गया कि ये द्विस्तरीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत का ही उल्लेख किया गया है। आगे कि पंचायत राज संस्थाओं का संवैधानिक आधार होना चाहिए और संस्थाओं का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 4 वर्ष का होना चाहिए। 4 वर्ष का ये कार्यकाल किसने बताया हमारे पास? अशोक मेहता समिति द्वारा। राजनीतिक दलों की पंचायत राज चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताई है। जीवे की राव समिति 1985 में, इन्हें कार्ड समिति भी कहते हैं। GVK राव समिति है ना, GVK राव समिति 1985 में, कार्ड समिति भी इसको कहते हैं। इसमें 4 स्तरीय व्यवस्थाओं का समर्थन किया। पहले बलवंत राय मेहता समिति आई जिसमें त्रिस्तरीय, फिर अशोक मेहता समिति आई जिसमें द्विस्तरीय, फिर उसके बाद GVK राव समिति जिसमें 4 स्तरीय व्यवस्थाओं का समर्थन किया। राज्य परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। राज्य परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये एक एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति के बाद में। जिला में जिला विकास आयुक्त पद सर्जित किया जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमने देखा था इसमें कि इसके बाद आई LM सिंघवी समिति 1986 में। जब महाधिवक्ता वाला टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, तब भी हमने इनका नाम देखा था, LM सिंघवी। इनके बारे में वहाँ भी मैंने बताया था कि इन्होंने पंचायत राज संस्थाओं के गठन के लिए अपनी एक समिति बनाई थी। उसके बाद
इनकी कमेटी ने ही ये संवैधानिक आधार प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ही 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और जिसे 73rd अमेंडमेंट के तहत कंप्लीट किया गया, है ना। कार्यकाल इन्होंने बताया कि 5 वर्ष होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए, पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सब बातें किन्होंने बताई हमारे पास, LM सिंघवी समिति ने ये बातें हमें विशेष तौर पर बताई कि अगर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाता है तो उनमें इन बातों का उल्लेख होना चाहिए या विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे उनके बाद फिर थुंगन समिति आई, फिर गौड़गिल समिति आई 1989 तक। और आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर 1959 से तो हमारे राजस्थान नागौर बगदौरी जिले में प्रथम वो है ही सही पंचायत राज संस्था। अब आगे इसमें देखते हैं कि राजस्थान में भी कुछ समितियां स्टेट लेवल पे बनी, वो कौन कौन सी थी। हरीशचंद्र समिति 1983 में, फिर सादी गली समिति 1964 में, फिर गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, फिर हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में बनाई गई। गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 में। पंचायत राज संस्थाओं को 5 विषय 2010 में स्थानांतरित किए गए। VS व्यास समिति 2010 ग्राम सचिवालय की स्थापना की सिफारिश करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक प्रावधान है तो कौन से आर्टिकल में कौन सी बात है। जैसे अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं लिखी गई है, ये परिभाषाएं बताती है। फिर उसके बाद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। फिर ग्राम सभा पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ये सब बातें जो अब नेक्स्ट आ रही है वो सब 243A में लिखी हुई है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं, सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सभा का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष हो सकता है। बैठक की सूचना सरपंच, उप सरपंच और वीडियो देगा और 2 बैठकें अनिवार्य रूप से है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और राजस्थान की बात करें तो 4 बैठकें कब कब, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 1 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 1 अक्टूबर को। गणपूर्ति कितना है इसका, 1/10 ग्राम सभा के सदस्य, यानी ग्राम सभा में जितने सदस्य उपस्थित, ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं चयनित रूप से जिनका चयन किया गया है उनमें से 1/10 सदस्यों का वहाँ पर होना अनिवार्य है, तभी बैठक संपूर्ण हो पाएगी। आगे ग्राम सभा एक राज्यसभा की भांति एक स्थायी इकाई है जिसका कभी निष्कासन नहीं होता। फिर 243B देखा हमने कि त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया, कौन कौन सी, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इन बातों का भी याद रखें आप कि ये किन किन कमेटियों ने बात कही थी। तो एक तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट में आई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, और उनके बाद जो आई एक आई LM सिंघवी समिति। इन 2 समितियों की सिफारिश में सेम यही त्रिस्तरीय ढांचा ये वाला ही बताया गया है, जिला परिषद सबसे ऊपर, पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट इसके बाद 243C की पंचायत राज संस्थाओं का गठन किस प्रकार से होगा कि ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति अथवा ढंग अथवा पद्धति द्वारा राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाते हैं। ये हमने देख लिया था कि राजस्थान में सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, उप सरपंच के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख के चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मुख्य रूप से सरपंच के चुनाव ही प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, बाकी इन सबको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत समिति में पदेन सदस्य प्रावधान MLA और MP का है, ये भी हमने देख लिया था। यहाँ तक की बात का हमने उल्लेख कर लिया था हमारी पिछली क्लास में। आज हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें 243D या 243D के अंतर्गत क्या बातें हैं और इसके आगे आने वाले आर्टिकल्स में क्या बातें, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 243 से लेकर 243O तक कौन कौन सी है, केवल पंचायत के बारे में ही उल्लेख है। अब 243C तक हमने देख लिया पहले। अब 243D, अब 243D में क्या बात लिखी हुई कि आरक्षण का प्रावधान। देखो आरक्षण हर जगह पर है, तो इसमें भी होना जरूरी है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं, और किसको कितना मिलना चाहिए, ये बात भी उल्लेख करनी पड़ेगी ना। जैसे आरक्षण दे रहे हो आप, एक जगह एक तरीके से मिठाई का डिब्बा लेके आए, अब किसको कितना देना है ये तो आप ही तय करोगे ना भाई। क्वालिटी किसको कितनी देनी, क्वांटिटी के तौर पर देखो तो किसको कितना देना है, ये आरक्षण बताता है हमें। देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जनसंख्या अनुपात में OBC हेतु आरक्षण 21% 1999 से। देखो SC
और एसटी के लिए तो है कि जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए वो, फिर वो उनके हिसाब से तय कर लेंगे। लेकिन ओबीसी के लिए ये कंपलसरी है कि वो 21% रहेंगे। जैसे अगर 100 सदस्य कहीं पर चुने जा रहे हैं तो 100 में से 21 सदस्य ऐसे होंगे जो प्रॉपर ओबीसी से बिलोंग करते होंगे, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते होंगे। कितने? 21%। और ये प्रावधान कब से है? 1999 से। महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है? 50%। अब जैसे 100 सदस्य चुने गए, उनमें से 50 क्या होनी चाहिए? हमारे पास महिलाएं होनी चाहिए। अब वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट या किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी एक से हो, बस ये है कि 50 होनी चाहिए महिलाएं, 50% महिलाएं होनी चाहिए। 2002 में निर्णय और क्रियान्वयन, 2010 में इस पर क्रियान्वयन किया गया। 2002 में इसका निर्णय लिया गया था कि ये करेंगे हम, लेकिन 2010 से क्या हो रहा है? क्रियान्वयन में लाया गया। 243E में जो है कार्यकाल की बात कही गई है कि इनका कार्यकाल कितना रहना चाहिए? 5 वर्ष। ये बात भी हमारे पास LM सिंघवी समिति में देखने को मिलती है कि जो पंचायत है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। सीट रिक्त होने की स्थिति में 6 माह में उपचुनाव शेष बचे समय के लिए। अब जैसे किसी फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि किसी सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है, अब वो रिक्त हुई सीट पर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। ये बात किस में लिखी हुई है हमारे पास? आर्टिकल 243E में। ई से आप इलेक्शन भी ले सकते हैं, यहाँ पर इलेक्शन। ऐसे याद करने के तौर पर आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कौन सी है। बाकी ट्रिक के हिसाब से याद ना करें तो बेटर है, डायरेक्ट याद कर लें उसको, वो सही ऑप्शन रहता है। क्योंकि डायरेक्ट याद करने में ये रहता है हमारे पास फ़ायदा कि वो डायरेक्ट हमें आर्टिकल ही याद आता है वहाँ पर। वो ट्रिक, अगर ट्रिक भूल गए तो फिर आर्टिकल भी गया वो दिमाग से। अब इस वजह से मैं डायरेक्ट यही बात है कि डायरेक्ट आर्टिकल ही याद करो आप। हाँ, तो 243E में क्या बात लिखी हुई है कि अगर किसी सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है और कुछ कार्यकाल बचा हुआ होता है तो 6 माह के अंदर अंदर उस सीट के लिए, पर्टिकुलर उस सीट के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। और जो चुनाव होकर जो सदस्य चुनाव करके आएगा, निर्वाचित होकर आएगा, उस सदस्य का कार्यकाल शेष बचा हुए कार्यकाल के बराबर ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है, 5 वर्ष का। अब किसी सदस्य ने 2 साल तो कार्यकाल किया, लेकिन फिर वो आकस्मिक किसी कारणवश कहीं चला गया या उसकी सीट रिक्त हो गई, तो अब जो चुनाव होंगे वो शेष बचे हुए समय यानी 3 वर्ष के लिए ही होंगे। यानी अब जो बना वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे तो 5 साल पूरे नहीं हुए, मैं तो अभी तक सदस्य ही रहूँगा, या मैं तो अभी तक सरपंच ही रहूँगा, या मैं तो अभी तक इस पोस्ट पर रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सदस्य सीट जितने समय के लिए खाली है उतने समय तक के लिए ही वो उस सीट का हकदार रहेगा, बाकी फिर दूसरी पार्टी आएगी। देखते हैं फिर आगे। अनुच्छेद 243F के अंदर क्या है? हमारे पास योग्यताएं हैं। ये क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो स्थानीय मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, स्थानीय नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जो स्थानीय मतदाता सूची है, जहाँ का वो निवासी है, जहाँ की वो पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव की सूची में उसका नाम होना चाहिए। दूसरा, वो स्थानीय नागरिक होना चाहिए। वहाँ का एक तो नाम तो बाद में दर्ज करवा लिया, लेकिन वो वहाँ का नागरिक नहीं है तो फिर वो भी दिक्कत आ जाएगी। तो वो वहाँ का नागरिक भी होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब अयोग्यता क्या क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वालिफिकेशन तो है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो, तो वो डिसक्वालिफिकेशन की जो है कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर, कि ये जो डेट है ना 27 नवंबर 1995, इसके बाद पहले की नहीं, इसके बाद अगर किसी के 2 से ज़्यादा संतान है या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान की पंचायती राज कानून की धारा 19 के तहत और ये बात कही गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं में मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अभी कर दिया था ना पहले कि 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसे कुछ भी एक शैक्षणिक योग्यता बना दी भाई, ये योग्यता होनी चाहिए। वो कानून की धारा 19 के तहत लगाई गई थी, लेकिन 2019 में इसको क्या कर दिया गया? अभी समाप्त कर दिया गया। दिव्यांग संतान को संतान में शामिल नहीं किया जाता। अब जो ये बात है ना कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अब उसकी संतान या दिव्यांग है तो उसको उस संतान में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी के 3 बच्चे हैं,
अब 3 में से 2 तो उसके हैं ही सही, मतलब 3 उसके ही हैं और 2 तो सही है, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन एक है दिव्यांग। तो दिव्यांग होने की वजह से उसको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, केवल इन 2 को ही काउंट किया जाएगा और वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि आर्टिकल 243G में क्या क्या गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या क्या हैं। तो कार्य क्या क्या करता है ये कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करना, ये 2 ही इसके मुख्य कार्य के रूप में देखे गए हैं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाएगा, ये कौन बनाएगा? पंचायत। और इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी कौन करेगा? पंचायत ही करेगा। भाई सामाजिक आर्थिक न्याय और इससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम बनाना होगा ना तो पंचायत बनाएगी और इनका क्रियान्वयन भी कौन करवाएगा? पंचायत करवाएगी। अनुच्छेद 243H पंचायत राज संस्थाओं के करारोपण के अधिकार, क्योंकि कर भी आरोपित कर सकती है, तो कौन कौन से? कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कर, जैसे बाजार कर, पथ कर, मेला, गांव में होने वाले जैसे बाजार लग रहा है गांव में बड़ा सारा, तो उस पर अगर कर आरोपित करना होगा तो कौन करेगा? पंचायत करेगी। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 243H के तहत कर आरोपण कर सकती है। बाजार कर, पथ कर, मेला कर, कुछ भी अगर उनके हिसाब से निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट 243I, आई में है वित्त आयोग का गठन। आई से इनकम देख सकते हो आप, इनकम के तौर पर कि वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243I में। संरचना 1+4 सदस्य राज पंचायती कानून 1994 के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के कार्य पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से राजस्व हस्तांतरण के कार्य करता है। फिर पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान की सिफारिशें करना इसका मुख्य कार्य होता है। वित्त आयोग के कार्य बता रहा हूँ ये, आप एक तो उससे कंफ्यूज हो जाए कि हमने अभी पढ़ा ना जैसे पंचायतों के क्या कार्य होते हैं, तो पंचायतों के कार्य हमने पहले देख लिया। अब ये क्या है? वित्त आयोग के कार्य। तो वित्त आयोग क्या करेगा? पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से राजस्व हस्तांतरण का कार्य करेगा और अनुदान की सिफारिशें करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि आर्टिकल 243J में है कि पंचायत राज संस्थाओं हेतु लेखा परीक्षण के प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। 243K में कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान होगा। 243L में पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। जो पंचायत के संबंधी अपने आर्टिकल जितने भी देखे ना वो कहाँ पे लागू होंगे? संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। जो आर्टिकल 1 में हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र बताए हुए हैं कि आर्टिकल 1 के तहत कौन कौन से हमारे भारत की सीमा में आने वाले जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उन सब में ये आर्टिकल, संविधान के जितने भी ये 243 से लेकर 243O तक के आर्टिकल हैं वो सब इसमें लागू होंगे। फिर हमारे पास 243M में क्या है कि वे राज्य क्षेत्र जहां पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे कौन कौन से हैं? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर ये लागू नहीं होंगे। और लागू नहीं होने की बात किसमें? M में, 243M में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 243N कि वर्तमान विधियों व संस्थाओं का बने रहना। फिर उसके बाद 243O में पंचायती राज चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्णित किया गया है। न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्णित कहाँ पे किया गया? ओ में। जैसे इन्होंने कोई फैसला सुना दिया, अब उस पर अगर न्यायालय को फैसला सुनाना है तो ओ इधर आओ इधर, तो वो ओ के तहत हमारे पास हस्तक्षेप कर सकते हैं न्यायालय। अब इनकी पंचायत राज संस्थाओं संबंधी अनिवार्य प्रावधान देख लेते हैं कि अनिवार्य कौन कौन से प्रावधान है। तो पहला तो ये कि ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, जो हमने 243A में भी देखा है यही चीज़। फिर उसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? जिला स्तरीय पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला स्तरीय पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। और यही बातें हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति और LM सिंघवी समिति में भी देखने को मिली। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष चुनाव लड़ने हेतु भी, और वोट चुनाव लड़ने हेतु ये न्यूनतम आयु है इसकी 21 वर्ष। कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष। SC और ST के लिए आरक्षण निर्धारित करना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना अनिवार्य है। फिर वार्ड पंच और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी अनिवार्य हेतु उपसर पर प्रावधान है। जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान भी इसमें देखने को मिलता है।
तो हमने यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का आज समापन कर दिया और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक डिटेल से हमने देख लिया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।